एवरीवन, क्या आप भी न्यू मदर हैं और ये वीडियो वॉच कर रही हैं? तो आपके हिसाब से आपका सारा चेकलिस्ट डन होगा, है ना? चाहे वो डायपर की बात हो या फिर बेबी को स्वेडलिंग करना हो, बेबी का खाने का मटेरियल हो। पर एक रियलिटी जो लोग हमेशा चेक करना भूल जाते हैं वो है कि अगर न्यू मदर को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ गई तो वो कौन सा मेडिसिन लेंगी। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर आपको सर्दी खांसी हो जाए ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है किसी भी दवाई को लेने से पहले कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मैं ये मेडिकेशन ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ, या फिर क्या ये दवाई मेरे बच्चे के लिए सेफ होगा। तो टुडे हम बात करेंगे मेडिकेशन सेफ्टी वाइल ब्रेस्ट फीडिंग। कौन सा मेडिसिन सेफ है, कौन सी मेडिसिन सेफ नहीं है, और अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उस मेडिसिन के इफेक्ट से आप अपने बच्चे को कैसे बचा सकती हैं, वो भी अपने आप को बिना सफर किए हुए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिसिन्स। मेडिसिन्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली केमिकल प्रिपरेशंस होते हैं जो कि आपको किसी भी बीमारी में दिया जाता है ताकि आप ठीक हो सकें, आप रिकवर हो सके। दो तरीके का मेडिसिन होता है। एक होता है प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको लेकर के खाते हैं। दूसरा होता है ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो आप डायरेक्ट केमिस्ट के पास जा करके उस मेडिकेशन को ले लेते हैं। एंड जितने भी कॉमन इलनेसेस हैं, चाहे वो सर्दी खांसी हो, जुकाम हो, डायरिया हो, ये दवाई आप उनसे मांग करके खा लेते हैं और 2 दिन में आप ठीक भी हो जाते हैं। सो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेना कितना सेफ होता है अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो? जितने भी दवाइयाँ डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो डेफिनेटली वो मेडिसिन सेफ होता है एंड ये बहुत ही कम अमाउंट में आपके ब्रेस्ट मिल्क में पास ऑन होता है। सो डायरेक्टली आपके बेबी को बहुत ही कम अमाउंट में वो मेडिसिन उसकी बॉडी में जा रहा है और ना के बराबर आपके बेबी को इससे कोई इफेक्ट होने वाला है। इसके साथ साथ सेफ्टी के पर्पज से अगर आप कोई दवाई ले भी रहे हैं तो आपको अपने बेबी के ऊपर वॉच रखना चाहिए कि उसके बिहेवियर में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, वो ज्यादा देर सो तो नहीं रहा, उसको डायरिया जैसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या फिर कोई भी पॉसिबल साइड इफेक्ट आप उसके अंदर तो नहीं देख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ आप देख रहे हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो डॉक्टर आपका या तो मेडिसिन चेंज करे या फिर उसको रोक दे, जैसा भी उसको लगता है। बट अगर आप ओवर द काउंटर मेडिसिन ले रहे हैं और तो ये मेडिसिन भी सेफ ही होता है, ये मेडिसिन भी आपके लिए सेफ होगा क्योंकि आप जो भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेंगे किसी कॉमन इलनेस के लिए ही लेंगे। आप ले सकते हैं बट एडवाइजेबल यही होता है कि आप पहले डॉक्टर से बात कर लें लेने से पहले एंड देन उस दवाई को आप लें। ये वीडियो मैं बना रही हूँ एक जनरल एडवाइस के लिए कि अगर आपको कॉमन दिक्कत होती है, मसल पेन, कोल्ड हो गया या फिर एलर्जी हो गया, गला खराब हो गया, इस तरह की सिचुएशन में आप क्या क्या मेडिसिन ले सकते हैं, तो एक लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको बॉडी में कहीं भी पेन होता है या फिर दर्द होता है तो आप कौन सा मेडिकेशन ले सकते हैं। तो सबसे सेफ मेडिकेशन जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए वो होता है पैरासिटामोल, या फिर इवन प्रेगनेंसी में भी जो सबसे सेफ मेडिकेशन माना जाता है कम अमाउंट में। ये नहीं कि आप रोज एक पैरासिटामोल ले रहे हैं, बट जब जरूरत हो एज एंड व्हेन नीडेड तो यू कैन टेक अ पैरासिटामोल। चाहे सिर में दर्द हो, दांत में दर्द हो, कहीं भी मसल पेन हो या फिर आपको हल्का फीवर आ गया है तो आप पीसीएम ले सकते हैं। इवन लो डोज ऑफ एस्पिरिन अगर जरूरत है, अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है तब भी आप इसको ले सकते हैं, बट हमेशा याद रखना है कि लेस देन 150 मिलीग्राम उसका डोज होना चाहिए। कम डोज में आप ले सकते हैं, अगर आप ज्यादा डोज में लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। अगर आपको एलर्जी के सिम्टम्स लग रहे हैं जैसे नोज ब्लॉकेज होना, आई से पानी निकलना, वाटरी आईज में रेडनेस हो जाना, या फिर आपके थ्रोट में इन्फेक्शन होना आपने, तो आपको सबसे पहले तो अवॉइड करना है कि एलर्जी हो किस चीज़ से रही है। मे बी पॉलन से एलर्जी हो रही होगी, मे बी आपके घर में पेट्स हैं उसकी वजह से एलर्जी हो रही होगी, डस्ट हो गया, माइट हो गया, ये सारी चीज़ें एलर्जी कॉज करती हैं, तो इसको अवॉइड करना है। जो एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस होते हैं जिसको एंटी हिस्टामिनिक्स बोला जाता है, वो मेडिकेशन आप सेफली ले सकते हैं। बट जो एंटी एलर्जिक ड्रग जिसमें आपको नींद आने के चांसेस हैं या फिर जिसमें सेडेटिव्स मिले हुए होते हैं, वो आपको नहीं लेना क्योंकि वो जनरली ब्रेस्ट मिल्क में पास हो जाता है एंड वो बेबी को अफेक्ट कर सकता है। आई में अगर आपको कोई सिम्टम्स लग रहा है तो आप आई ड्रॉप्स इजीली ले सकते हैं। आई ड्रॉप्स लेने का सबसे सेफ तरीका ये होता है कि जब भी आप आई ड्रॉप लें तो जो आपका इनर कॉर्नर होता है यहाँ पे आप 1 या 2 मिनट के लिए प्रेशर से दबा लें ताकि आपका जो मेडिकेशन है सिर्फ टॉपिकली आपके आंख पे दे, मतलब सरफेस पे आपके आंख पे जाए और आपके आंख का जो डक्ट होता है उससे अंदर पास ऑन ना हो, एंड जितना भी एक्सेस मेडिसिन आपके आंख में है उसको आप डिस्कार्ड करते हैं, उसको आप निकाल दें। इससे डेफिनेटली जो अमाउंट आपके बॉडी में जा रहा है, आपके बॉडी के सिस्टम में जा रहा है, वो काफी कम हो जाता है। नेजल स्प्रे, चाहे वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के नेजल स्प्रे हो या डीकंजेस्टेंट नेजल स्प्रे हो, वो भी आप ले सकते हैं अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है। अब बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स जो है कोल्ड एंड फ्लू। अगर आपको कोल्ड हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, चाहे ड्राई कफ हो या फिर
कफ जिसमें कि म्यूकस बन रहा है, आपको बार बार आपको बहुत ज़्यादा कफ लग रहा है आपके चेस्ट में, तो आप उसके हिसाब से आप अपना सिरप चेंज कर सकते हैं। ड्राई कफ के लिए कफ को सप्रेस करने वाला मेडिकेशन लेना है, और अगर वेट कफ है तो उसके लिए उस तरह का मेडिकेशन लेना है जो आपके कफ को आपकी बॉडी से बाहर निकाले। नेजल सिम्टम्स कोल्ड में होते हैं, नाक में प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए आप स्टीम ले सकते हैं। जो नॉर्मल सलाइन का ड्रॉप आता है नाक में डालने वाला, वो भी आप ले सकते हैं। इससे भी जो आपका सिम्टम है वो रिलीफ हो जाता है। कोई भी नेजल डिकंजेस्टेंट जिसमें सूडो एफिड्रिन लिखा हुआ है, फिनाइल एफिड्रिन लिखा हुआ है, उसको आपको अवॉइड करना है, और क्योंकि ये आपके ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई को कम कर सकता है। नेजल डिकंजेस्टेंट के ऊपर एक मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप उसको एक बार ज़रूर चेक कीजिए कि उसके क्या क्या रिस्क होते हैं और आपको क्यों उसको शॉर्ट टर्म लेना चाहिए, कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए उसको आपको नहीं लेना चाहिए। अगर गले में खराश है, गले में खराबी है, तो कोई भी लॉजेंजेस आप ले सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन ले सकते हैं, बट किसी भी दवाई को आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है, 2-3 दिन लेकर के एंड देन छोड़ देना है। इसके साथ साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, जैसे कि गार्गल करना आयोडीन से, या फिर नॉर्मल सॉल्ट डाल करके वाटर में, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपके होंठ के ऊपर दाना बन रहा है, जिसको कि कोल्ड सोर बोला जाता है, एंड जनरली ये हर्पीज के इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो इसमें ट्रीटमेंट से ज़्यादा आपको प्रिवेंशन पे ध्यान देना है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं लिप बाम, जिसमें कि SPF 15 लिखा हो। किसी भी तरीके का स्ट्रेस उसको अवॉइड करना है, ज़्यादा सन एक्सपोजर अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा विंडी एरिया अगर है तो वहाँ पे जाना अवॉइड करना है। जहाँ भी एरिया अफेक्टेड है, अगर होंठ के ऊपर आपको कोल्ड सोर्स हो रहे हैं तो वहाँ पे आप आइस अप्लाई कर सकते हैं, और हमेशा ट्राई करना है कि उस एरिया को आपको मॉइस्ट रखना है, चाहे आप लिप बाम लगाएं या फिर एसाइक्लोवीर जो एंटी वायरल ड्रग होता है, वो भी क्रीम के फॉर्म में आता है, उसको भी आप लगा सकते हैं अपने होंठ के ऊपर। बट अगर सीवियर कोल्ड सोर है तो आपको उसके लिए डॉक्टर से बात करना पड़ेगा। ये कुछ लिस्ट ऑफ ड्रग्स थे जो मैंने अभी आपको बताया। ये पार्ट 1 है। इस वीडियो का पार्ट 2 मैं जल्दी ही लेके आऊंगी, जिसमें मैं कुछ और कंडीशंस जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या माउथ अल्सर, अगर आपको हर्ट बर्न की प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो उसमें आप कौन सा मेडिसिन सेफली ले सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करें एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।